हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है वेब डेवलपमेंट। जब स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में गए हुए होते हैं तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि कौन सा फील्ड ऑप्ट करे। वेब डेव हो गया, ऐप डेव हो गया, एमएल हो गया। तो बहुत लोग प्रेफर करते हैं वेब डेव क्योंकि वो थोड़ा सा आसान होता है। तो आज हम समझते हैं कि वेब डेव होता क्या है, हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, कौन से प्लेलिस्ट फॉलो मैंने करी थी और कैसे कैसे प्रोजेक्ट्स करने होते हैं, कुछ टिप्स मेरे तरफ से। तो मैं बहुत ही ज़्यादा इसको बढ़ा चढ़ा के नहीं बताऊंगी कि ये भी कर लेना, ये भी कर लेना। मैं बहुत ही बिगिनर फ्रेंडली वीडियो बना रही हूँ। तो सबसे पहले समझते हैं कि वेब डेव होता क्या है। तो वेब डेव मतलब वेबसाइट का डेवलपमेंट। अब वेबसाइट तो तुम्हें पता ही होगा, हम बहुत सारे वेबसाइट्स यूज़ करते हैं। तो वेबसाइट क्या जो होता है वो तीन बिल्डिंग ब्लॉक होती है: फ्रंट एंड, बैक एंड और डेटाबेस, डेटाबेस। तो जो हमें दिख रहा होता है सामने में, अगर मैंने एक वेबसाइट बनाई है, मान लो एग्जांपल है यूआरएल शॉर्टनर, ठीक है। और ये क्या करता है कि यहाँ पे यूआरएल हमें पेस्ट करनी होती है लंबी वाली, और वो शॉर्ट करके हमें दे देता है। तो जो तुमसे इंटरेक्ट कर रहा है ये वाला पेज, वो फ्रंट एंड है। अब क्या कर रहे हो तुम, यहाँ पे यूआरएल पेस्ट कर रहे हो, ये कहीं जा रहा है और फिर वहाँ से शॉर्ट वाला यूआरएल लेके आ रहा है। तो ये कहाँ जा रहा है? ये बैकएंड में जा रहा है। और मानो अब तुम्हें ये जो शॉर्ट यूआरएल है उसको सेव कराना है ताकि तुम फ्यूचर में यूज़ कर सके। तो ये सेव कहाँ होगा? डेटाबेस में। और डेटाबेस से हम डेटा एक्सेस करेंगे और यहाँ पे फ्रंट एंड में दिखाएंगे। तो ये तीनों चीज़ें रिलेटेड होती हैं। तो जो फ्रंट एंड करते हैं उसको फ्रंट एंड डेवलपर कहते हैं, जो बैक एंड करते हैं उनको बैक एंड डेवलपर करते हैं, और जो बैकएंड में डेटाबेस भी आता है। और ये जो तीनों मिला के करते हैं उनको कहते हैं फुल स्टैक। तो मैं फुल स्टैक डेवलपर हूँ। मैंने फ्रंट एंड भी किया है, मैंने बैकएंड भी किया है, और डेटाबेस बैकएंड में आती है। तो ये हो गया एक बेसिक जो वेब डेवलपमेंट होती है। तो अब आते हैं कि स्टार्ट कैसे करें, ठीक है। तो जब मैं फर्स्ट ईयर में थी तो सबसे पहले जो मैंने स्टार्ट किया था, वो कोई भी स्टार्ट करता है, वो है HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। ये सबसे बेसिक होता है वेब डेवलपमेंट का। इस समय कुछ मत सोचना कि फ्रंट एंड क्या होता है, बैक एंड क्या होता है, डेटाबेस क्या होता है, वो सब गया भाड़ में। अभी हम इस चीज़ को एकदम बेसिक से समझेंगे। तो सबसे पहले हमें HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। ये HTML क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक, जो आउटर बिल्डिंग बना दिया इसने। कोई पेंट नहीं है, कुछ नहीं है, बस ईंटे को सीमेंट लगा के खड़ा कर दिया। ये है HTML। कुछ टैग्स में लिख देते हैं, अगर जैसे मैंने टैग में लिख दिया पैराग्राफ में कुछ, तो वो तुम्हें वेबसाइट में दिख जाएगा वो पैराग्राफ। कुछ भी उसमें एडिटिंग नहीं होगी, सेम टू सेम पैराग्राफ दिख जाएगा। अब आता है CSS। CSS से क्या होता है, हम थोड़ा सा उसमें डिज़ाइन ऐड करते हैं, जैसे पेंट वेंट कर दिया उसको, घर को, तो वो CSS करता है। और जावास्क्रिप्ट क्या करता है? कुछ फंक्शनैलिटीज़ ऐड करता है। जावास्क्रिप्ट यूज़ करके हम गेम्स वगैरह बनाते हैं। किसी भी, जैसे ये बटन है, तो बटन में मान लो कि अगर मैं यहाँ पे कर्सर लेके जाऊँ तो ये बटन कहीं और मूव कर जाए, तो ये जावास्क्रिप्ट के थ्रू होती है। तो समझ में आया HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट क्या होता है कि HTML बिल्डिंग ब्लॉक है, CSS उसमें डिज़ाइन देती है, जावास्क्रिप्ट उसमें फंक्शनैलिटीज़ ऐड करती है। तो ये सबसे बेसिक है जब हम स्टार्ट करते हैं वेब डेव की जर्नी। तो अब हमने किया ये बेसिक। तो जावास्क्रिप्ट जो है ना, वो थोड़ा वास्ट है, इसको सीखना पड़ता है। ये पूरी एक लैंग्वेज है। HTML, CSS इज नॉट अ लैंग्वेज, जावास्क्रिप्ट इज अ लैंग्वेज। बहुत लोग बोलते हैं कि मैं जावास्क्रिप्ट में DSA कर लूँ क्या, मतलब जावास्क्रिप्ट इज अ प्रॉपर लैंग्वेज, बट ये थोड़ा स्लो लैंग्वेज है, इसलिए हम DSA इस पर प्रेफर नहीं करते हैं। तो हम क्या करेंगे अब, जावास्क्रिप्ट के कुछ गेम्स बना लेंगे। जैसे HTML और CSS नॉर्मल सीख ले, बहुत अंडर डाइव करने की जरूरत नहीं है। CSS में क्या होता है, फ्रेमवर्क्स भी हैं, जैसे टेलविंड है, टेलविंड CSS है, और बूटस्ट्रैप है। सच बताऊं तो इसको तो छोड़ दो, बूटस्ट्रैप थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो, क्योंकि इससे ना तुम्हारी डिजाइनिंग आसान हो जाएगी। धीरे धीरे पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा। अभी लग रहा होगा कि पता नहीं क्या बोल रही हूँ मैं, बट मैं बहुत ऑनेस्टली बता रही हूँ, बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझा रही हूँ कि कुछ नहीं। HTML बस थोड़ा पढ़ लोगे तो तुम्हें समझ आ जाएगा कौन से टैग में क्या डालने से क्या दिखता है। फिर CSS से कैसे कलर करते हैं, कैसे बॉक्सेस बनाते हैं, वो सब। अब जैसे तुमने बॉक्स बनाया, तो बॉक्स बनाने जाओगे ना, तो जैसे मैंने बॉक्स बनाया, अब इस बॉक्स को जब तुम स्टाइलिंग देने जाओगे तो हाइट विड्थ दोगे।
और मान लो बूटस्ट्रैप में पहले से एक बहुत प्यारा सा बॉक्स बना हुआ है, तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, बूटस्ट्रैप वाले उसके डॉक्यूमेंटेशन पे जाना है, जाके उसके कोड को कॉपी करके पेस्ट कर लेना है। ये है बूटस्ट्रैप, एक फ्रेमवर्क है जो कि तुम्हारे डिजाइनिंग को आसान करेगा। तो तुम्हारा HTML समझ आ गया, CSS समझ आ गया। अब जावास्क्रिप्ट फंक्शनैलिटीज ऐड करने के लिए यूज होता है। तो तुम्हें क्या करना है, जावास्क्रिप्ट का बेसिक एलिमेंट को कैसे सेलेक्ट करते हैं, आईडी से, क्लास से कैसे सेलेक्ट करते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं जावास्क्रिप्ट में, वो थोड़ा बेसिक पढ़ लो। और उसके बाद उस पर मैंने JS30 कुछ गेम्स या ऐसे एक्सरसाइज होती है, अगर मुझे लिंक मिलेगा तो मैं पेस्ट कर दूंगी, वो किया था मैंने। जिससे क्या होता है, तुम बेसिक कुछ चीज़ें बनाते हो JS में, जिससे तुम्हें कैसे काम करता है जावास्क्रिप्ट वो समझ आ जाता है। तो मैं बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा डीप डाइव करने की ज़रूरत नहीं है HTML CSS में, जावास्क्रिप्ट में थोड़ा बहुत डाइव कर सकते हो, क्योंकि लैंग्वेज लिखना ये सब समझ आने लगता है तुम्हें। अब इसके बाद आता है कि हम ये 3 चीज़ कर लिया, तो जावास्क्रिप्ट में ही ना, जब तुम जावास्क्रिप्ट पढ़ते जाते हो तो उसी प्लेलिस्ट में कभी कभी Node.js भी मिल जाता है, तो ये बैकएंड में आती है। ठीक है, तो मैंने क्या किया था, मैंने HTML CSS और जावास्क्रिप्ट के बाद Node.js मतलब थोड़ा बहुत Node.js पढ़ लिया था। उस समय कुछ समझ नहीं आया था, सच बता रही हूँ, कि मतलब ये चल क्या रहा है, होता है नहीं समझ आता है, क्योंकि पहले ना हमें स्टार्ट करना होता है प्रोजेक्ट बनाना, क्योंकि अभी थ्योरी तुम पढ़ते रहोगे ना, तुम भूलते जाओगे कि तुमने पढ़ा क्या था। तो मैंने Node.js ऊपर से पढ़ लिया, उतना कुछ समझ आया नहीं, तो मैंने क्या किया, Node.js सोचा कि अब थोड़ा डेप्थ में पढ़ते हैं, कि इतना डेप्थ, थोड़ा ऐसे डेप्थ में पढ़ेंगे तो प्रोजेक्ट्स बना सके, क्योंकि बिना प्रोजेक्ट के तो समझ आना नहीं है। तो मैं गई Node.js का प्रॉपर प्लेलिस्ट पे। अभी ये जो Node.js था ना, वो HTML CSS जावास्क्रिप्ट के प्लेलिस्ट में था, तो यहाँ से हटके फिर मैं प्रॉपर Node.js के प्लेलिस्ट में गई और इसको पढ़ा कि ये काम कैसे करता है, Express.js क्या होता है, उसके बाद MongoDB कैसे काम करता है, इन सब तीनों को मिक्स कैसे करते हैं, सर्वर कैसे बनता है, ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ना चालू किया। मैं सारे प्लेलिस्ट बता दूंगी कि क्या क्या कैसे कैसे फॉलो किया है मैंने। अब ये पढ़ने के बाद मुझे थोड़ा आइडिया लगा कि हाँ बैकएंड कैसे काम करता है, तो फिर मैंने इस पर सिर्फ बैकएंड का टेम्पलेट्स यूज़ होते हैं, उसमें फ्रंट एंड दिखने के लिए वहाँ पे टेम्पलेट्स यूज़ होते हैं, उसको यूज़ करके मैंने प्रोजेक्ट किया 2-3। सिंपल यूट्यूब पे जाके सर्च करना कि Node.js प्रोजेक्ट्स, तो वो तुम्हें प्रोजेक्ट दे देंगे सिंपल, वो जैसे जैसे कर रहे हैं तुम लैपटॉप में वैसे वैसे करते जाओ। तुमको लग रहा होगा कॉपी कर रहे हैं, हाँ कॉपी कर रहे हैं, कोई बात नहीं, जब तक लिखोगे नहीं ना नहीं समझ आएगा। वो जब लिखते हैं और हर पार्ट को समझाते हैं ना, उससे ज़्यादा समझ आता है एज कम्पेयर टू तुम जो पढ़ के आए हो, क्योंकि सही बता रही हूँ, जो पढ़ा हुआ भूल जाओगे, जैसे प्रोजेक्ट करने आओगे याद ही नहीं आएगा कि ये क्या पढ़ा था हमने। तो हम क्या करेंगे कि हमने HTML CSS जावास्क्रिप्ट के बेसिक्स पढ़ लिए, फिर हम Node.js पे गए, Node.js के प्रॉपर प्लेलिस्ट देखी, Node.js थोड़ा समझ आया, फिर Node.js के प्रोजेक्ट्स किए। उसके बाद क्या करना है, ये हो गया। अब तुम्हें ये लग रहा होगा कि बैकएंड की थोड़ी बहुत तो नॉलेज हो गई है, इन डेप्थ नहीं हुआ होगा, मुझे पता है, थोड़ा बहुत ही करने को बोल रही हूँ, बहुत डेप्थ में जाने की नहीं बोल रही हूँ। तो तुम आ जाओ फ्रंट एंड पे। तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि JS के बाद फ्रंट एंड पे क्यों नहीं गए, क्योंकि तुम जब JS पढ़ रहे होते हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा ओपिनियन है, कि उसी समय Node.js पढ़ लो, थोड़ा बेटर समझ आएगा। क्योंकि जो फ्रंट एंड में अगर तुम कोई फ्रेमवर्क यूज़ करोगे तो वहाँ पे उतना जावास्क्रिप्ट यूज़ नहीं होता है, तो उसके साथ साथ पढ़ना ज़्यादा बेटर लगता है मेरे हिसाब से। इट्स टोटली ऑन यू। और ये इसमें जो तुमने Node.js और ये सब पढ़ा है ना, वो बहुत ही बेसिक पढ़ने को बोल रही हूँ, ये नहीं कि पूरा बैकएंड डेवलपर ही बन जाओगे इसमें इतना करके, नहीं। अब आओ फ्रंट एंड पे। फ्रंट एंड पे कुछ फ्रेमवर्क्स हैं जो कि React.js है, Angular है और Vue.js है। तो सब मैंने यूज़ किया था React.js, यही दोनों ज़्यादा पॉपुलर है, तो तुमको जो अच्छा लगता है तुम वो कर सकते हो। मैंने React.js यूज़ किया, तो मैं React.js वाला ही प्लेलिस्ट दिखा दूंगी कौन सा फॉलो किया था मैंने। तो तुम क्या करो, React.js पढ़ो, मतलब सॉरी React.js पढ़ो नहीं, मतलब कोई एक चूज करो और उसकी प्लेलिस्ट पे जाओ, ठीक है। उस प्लेलिस्ट को फटाफट कंप्लीट करो, जितना जल्दी कर सकते हो फटाफट कंप्लीट करो, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हें ऐसे भी याद नहीं रहने वाला, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तुम जब
प्रोजेक्ट कर रहे होते हो ना, तो जब प्रोजेक्ट करते हो ना तुम्हें याद नहीं आती, तुम फिर वापस जाकर उस टॉपिक को ढूंढते ही हो। तो क्यों ज़्यादा टाइम लगाना, प्लेलिस्ट जल्दी जल्दी खत्म करो ताकि ओवरव्यू रहे। ये नहीं कि हम ब्लैंक है और चले गए प्रोजेक्ट करने, नहीं, ऐसा नहीं करना है। तो प्लेलिस्ट करो। प्लेलिस्ट करने के बाद फिर से जाओ React.js प्रोजेक्ट्स करके सर्च करो और उसके 1-2 प्रोजेक्ट्स करो। मैंने React.js के लिए ना एक कोई वेबसाइट है स्क्रिम्बा करके, उसमें एक React.js का फ्री कोर्स है, वो किया था। उसमें बहुत सारे मतलब बहुत इंटरैक्टिव वे में React.js पढ़ाया गया है, तो तुम देखना अगर वो फ्री हो तो वो कर लेना। नाम याद नहीं है, मैं अगर याद रहा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी। तो वैसे तुम प्रोजेक्ट्स करो। पहले तो थोड़ा बहुत प्लेलिस्ट देख ली, फिर प्रोजेक्ट कर लिया। प्रोजेक्ट करते वक्त समझ नहीं आया, फिर आके डॉक्यूमेंटेशन पढ़ी। MDN डॉक्स करके एक है, वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हो, और W3 स्कूल भी है। और वही टॉपिक जो बिल्कुल जो चीज़ समझ नहीं है उसको भी सर्च करके पढ़ सकते हो। और या तो React.js का खुद का डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छा है, उसको पढ़ सकते हो। तो वैसे क्या करोगे कि जब तुम कर रहे होगे ना, और ये नहीं, प्रोजेक्ट जब कर रहे होगे तो ये नहीं कि तुम देख रहे हो प्रोजेक्ट को, करो प्रोजेक्ट को। एक काम करो, या तो तुम फ़ोन पे प्लेलिस्ट चलाओ और लैपटॉप में कोड करो, या कुछ ऐसे करो जिसमें साइड बाय साइड करते जाओ, क्योंकि जब तक लिखोगे नहीं, खुद से करोगे नहीं, समझ नहीं आएगा। तो यही है प्रोसेस, तो सीखने का यही है कि पहले हमने प्लेलिस्ट देखी जिससे मुझे ओवरव्यू मिल गया। उसके बाद हम गए प्रोजेक्ट्स पे। प्रोजेक्ट्स करते करते बहुत सारी चीज़ें समझ नहीं आई, तो डॉक्स पे गए, वीडियोस वापस देखी। उसके बाद कुछ मतलब स्टैक ओवरफ्लो करके है, कुछ वेबसाइट रिसर्च करी, और फिर उसके बाद फिर प्रोजेक्ट्स किया। ऐसे करते करते तुम्हें एक फुल फ्लेश प्रोजेक्ट बनाना आ जाएगा। कैसे कैसे फाइल्स बनाते हैं, कैसे कैसे कहाँ क्या कोड लिखते हैं, कौन से कोड का मतलब क्या है, ये ऐसे समझ आएगा। इससे समझ नहीं आएगा, इससे बस बेसिक नॉलेज आएगी। उसके बाद मैंने क्या किया, फ्रंट एंड किया। इससे मैंने फ्रंट एंड किया और फ्रंट एंड के कुछ प्रोजेक्ट्स किया, वो प्रोजेक्ट्स वाले पे डिस्कस करूँगी। उसके बाद मैंने सोचा कि हमें तो थोड़ा बहुत तो Node.js आता है, तो क्यों ना उसको और अच्छे से करके दोनों को मिक्स प्रोजेक्ट किया जाए। तो मैं Node.js के वापस वो प्लेलिस्ट देखने नहीं चली गई, मैंने सर्च किया React.js प्लस Node.js के प्रोजेक्ट्स, और इस प्रोजेक्ट को किया। इस प्रोजेक्ट को करते वक्त ऑब्वियसली Node.js टाइम हो गया छोड़ा हुआ, तो नहीं आया समझ में। कोई बात नहीं, इसके भी डॉक्यूमेंटेशंस बहुत अच्छे हैं, डॉक्यूमेंटेशन जाके पढ़ो, या ओवरव्यू अगर लेना है तो वन शॉट देख लो किसी का, थोड़ा बहुत ओवरव्यू मिल जाएगा। अगर बहुत टाइम से भूले हो तो ओवरव्यू ले लिया, और इन दोनों को मिला के फिर से 2-3 प्रोजेक्ट्स किए। इससे क्या होगा, तुम्हें फुल स्टैक प्रोजेक्ट करने का आइडिया लग जाएगा कि कैसे फुल स्टैक प्रोजेक्ट करते हैं। 2-3 प्रोजेक्ट तुम ऑब्वियसली कॉपी करोगे, उसके बाद खुद का प्रोजेक्ट उठा के जब तुम करोगे ना, तो तुम उससे रेफरेंस ले पाओगे। जैसे मैंने क्या किया था, मैंने एक स्टैक ओवरफ्लो का क्लोन जो है कहीं से तो कॉपी किया था, और अभी तक उसका जो फाइल स्ट्रक्चर है ना, मैं यूज़ करती हूँ प्रोजेक्ट्स बनाने में, क्योंकि उसका फाइल स्ट्रक्चर मुझे इतना अच्छा लगता है। तो यही है, जैसे जैसे सीखते जाओगे ना, इन्हेंसमेंट आते जाएगी। तो ये अब ऐसा है ना कि बैकएंड में ना बहुत सारे हैं, Node.js, उसके बाद तुम्हारा Django, PHP, .NET, Java। तो अब मैंने तो स्टार्टिंग में बताया कि मैंने HTML, CSS, JS किया, उसमें मुझे कोई नॉलेज का, कोई भी कोडिंग नॉलेज नहीं पता, कोडिंग लैंग्वेज नहीं पता थी ना। पाइथन की बहुत बेसिक पता था, और जावास्क्रिप्ट कुछ नहीं आती थी। तो मेरे लिए सब चीज़ न्यू था, मेरे लिए पाइथन पढ़ना भी न्यू था, जावास्क्रिप्ट पढ़ना भी न्यू था। जो भी पढ़ती मैं न्यू ही पढ़ती। तो मैं सीधा जब जावास्क्रिप्ट कर ही रही थी तो मैं Node.js पे चली गई, और Node.js भी जावास्क्रिप्ट भी कंटिन्यू किया, क्योंकि फ्रंट एंड में भी उसी का फ्रेमवर्क यूज़ होना है। तो मैं Node.js कर रही थी, लेकिन कुछ लोग होंगे जो पाइथन कर रहे होंगे, तो उनके लिए Django आसान पड़ेगा। Django का ये भी है कि जब तुम ML के प्रोजेक्ट्स करोगे ना, तो Django से कनेक्ट करना बहुत आसान हो जाता है। और कुछ लोग PHP, .NET, Java पे भी जाते हैं। तो तुम्हें कंफर्टेबल लगे, तुम उस लैंग्वेज में जाओ। एकदम न्यू हो तो मेरी तरह Node.js पे जा सकते हो, रिग्रेट नहीं करोगे। तो हमने क्या किया, एक पूरा
फ्लो बता देती हूँ। हमने क्या किया, पहले HTML, CSS, JS पढ़ा, ठीक है। उसके बाद जावास्क्रिप्ट पढ़ते ही हम Node.js के बेसिक्स में नोट, एक्सप्रेस और MongoDB, ये तो इसी का है, और MongoDB, ये इसके थोड़े बेसिक्स पढ़ के प्रोजेक्ट्स कर लिए, ठीक है। इसमें भी कुछ गेम्स बना लेना, और कुछ बनाओगे तो जावास्क्रिप्ट थोड़ा सा दिमाग में कोड करोगे तो याद रहेगा उसका कैसे लिखते हैं सिंटैक्स। फिर ये करके हमने प्रोजेक्ट्स कर लिए। अब उसके बाद हम आ गए फ्रंट एंड पे, जिसमें हमने मैंने React.js पिक किया था। फिर React.js के प्रोजेक्ट्स किए, एक सेकेंड, React.js के प्रोजेक्ट्स किए। उसके बाद मैंने क्या किया, फिर यहाँ पे जाके इन दोनों को मिक्स किया, React.js और इसके फुल स्टैक प्रोजेक्ट किया। ऑब्वियसली टाइम कंज्यूमिंग है, पूरा 2 साल मैंने दिया है, मतलब ऐसा नहीं कि पूरा 2 साल दिया है, बट 2 साल लगा। एकेड्स के साथ, मैं मैकेनिकल से हूँ तो एकेड के साथ मैनेज करते गई थी, बट टाइम लगा है, टाइम लगता है इसमें। तो इस तरीके से मैंने फॉलो किया था। उसके बाद मैंने Django किया था, क्योंकि मुझे ML के प्रोजेक्ट्स को React के साथ ऐड ऑन करना था, तो मुझे Django सीखनी पड़ी थी। तो मैं यहाँ पे Django पे भी गई थी। बट अभी के लिए, क्योंकि ये बिगिनर फ्रेंडली वीडियो है, तो बहुत ज़्यादा दिमाग दौड़ाने की ज़रूरत है नहीं। जो तुम्हें कंफर्टेबल लगे वो बैक एंड लैंग्वेज लेके तुम कर सकते हो। HTML, CSS, JS कोई भी लो, Django कर रहे हो, कुछ भी करो, HTML, CSS, JS कर लेना। उसके बाद तुम्हारे पास ऑप्शन है कि तुम Node.js पे जाना चाहते हो या फिर Django पे जाना चाहते हो, इट्स ऑल ऑन यू। फिर Django करने के बाद यहाँ पे SQL लैंग्वेज सीखना पड़ता है। हाँ, मैंने डेटाबेस के बारे में कुछ उतना नहीं बताया। तो डेटाबेसेस 2 होते हैं, SQL और नो SQL। तो एक क्या होता है कि हम यहाँ पे SQL में ना टेबल्स के फॉर्म में डेटा स्टोर कर रहे होते हैं, और नो SQL में टेबल्स के फॉर्म में डेटा स्टोर नहीं हो रही होती है, एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में डेटा स्टोर होती है। तो जो MongoDB है ना, ये इसमें आता है। और SQL लाइट जो MySQL है, Django में DB SQLite यूज़ होता है। तो मैं कहूँगी कि ये दोनों डेटाबेस का नॉलेज हल्का फुल्का ले लेना, कि कैसे काम करता है, कैसे ऑब्जेक्ट स्टोर होता है। SQL पे तो पूरा एक डेटा एनालिस्ट बन जाते हैं इंसान SQL पढ़ के, तो इतना ज़्यादा घुसने को नहीं बोल रही हूँ, बट थोड़ा बहुत, मतलब मुझे तो लगता है जैसे जैसे तुम बैकएंड करोगे ना, कि डेटाबेस से चीज़ों को उठाने में उतने में समझ जाओगे, उतने में सीख जाओगे। ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। मैं खुद ही नहीं प्रेफर करूँगी कि ज़्यादा घूम फिरो, इतना करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब मैं दिखाती हूँ कि प्लेलिस्ट कैसे कैसे फॉलो करना है, जो मैंने फॉलो करी थी। तो मैंने क्या किया था, इनसे HTML, CSS और JS के बेसिक पढ़े थे। इनका वीडियो बहुत ज़्यादा है, इन्होंने Node.js ही पढ़ाया है। तो इन्हीं का Node.js पे जाने के बाद मुझे समझ कुछ नहीं आ रहा था, तो मैं डेडिकेटेड Node.js के वीडियो में गई थी, जो कि इनका था। इनका Node.js का पूरा मैंने प्लेलिस्ट देखा था, और सीरियसली 2 बार देखा था, क्योंकि नहीं उतना समझ आ रहा था। तुम कोई और प्लेलिस्ट जो अभी आए हो नए, वो यूज़ कर सकते हो। ये उस टाइम था, 2021-22 की बात है, तो अभी तो न्यू आए होंगे, तो वो प्लेलिस्ट भी देख सकते हो। हाँ, गिट एंड गिटहब। जब तुम वेब डेवलपमेंट करते हो ना, तो कोई भी प्रोजेक्ट को तुम सर्वर पे रखने के लिए या किसी और के प्रोजेक्ट को अपने कंप्यूटर पे लाने के लिए गिटहब यूज़ करते हो। तो ये जो है ना, गिट एंड गिटहब, इसका बेसिक नॉलेज आई गेस हर कोडर को होनी जरूरी है। ये ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है, 1 घंटे 15 मिनट की वीडियो है। इसको प्लीज़ देख लेना, क्योंकि ये सीरियसली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत लोगों को मैंने देखा है कि कोडिंग तो बहुत आती है, गिटहब ही नहीं आती है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम टीम में वर्क करोगे, क्या पता एक प्रोजेक्ट 3-4 लोग करोगे, तो तुम्हारा कोड उसको मिलना, उसका कोड तुमको मिलना जरूरी है ना। या एक ही प्रोजेक्ट में पैरेलली 2-3 लोग काम करोगे, तो पैरेलल काम चलना चाहिए ना। ये नहीं ना कि मैंने कोड करके दे दिया फिर तुम मेरे कंप्यूटर पे करना, ऐसा नहीं होता। तो मैं बोलूँगी कि प्लीज़ ये वाला वीडियो या कोई भी गिट एंड गिटहब का वीडियो ज़रूर देख लेना। फिर आते हैं, ये मैंने अभी नहीं किया था, ये मैंने गिट एंड गिटहब किया था फ्रंट एंड कंप्लीट करने के बाद। तो फ्रंट एंड का मैंने ये React.js का कोर्स किया था। तो मैंने क्या किया, पहले HTML CSS देखा, फिर Node.js एंड उस पर आई, फिर मैंने फ्रंट एंड किया ये वाला React.js से। फिर फ्रंट एंड करने के बाद ही मुझे कुछ प्रोजेक्ट सर्वर से लेनी पड़ी, तो गिट एंड गिटहब मैंने उस समय पढ़ा। ये वीडियो तो नहीं देखा था, कोई और वीडियो देखा था, बट मुझे अभी ये मिला, और ये भी मैंने कुछ दिन पहले वापस देखा था, कुछ मुझे डाउट हुआ था। तो ये हो गया, फ्रंट एंड हो गई। उसके बाद प्रोजेक्ट्स।
अब प्रोजेक्ट्स तो तुम मतलब नॉर्मल सर्च करोगे ना, बहुत सारे मिल जाएंगे उनको। अब मैं बता देती हूँ मैंने क्या किया था मेरे टाइम पे। सबसे पहले मेरे को एक टास्क मिला था इंटरटेनमेंट ऐप बनाने के लिए क्लब के थ्रू। तो मैंने एक इंटरटेनमेंट ऐप को जो मतलब ये यूट्यूब पे था, अभी पता नहीं मुझे नहीं मिला वरना मैं डाल देती, वो मैंने बनाया था। मतलब जो उन्होंने किया वही बस कॉपी करते गए और समझते गए कि वो लिख क्या रहे हैं, बस उतना ही किया था, इसलिए मैंने डायरेक्ट यूट्यूब लिखा है इसमें। फिर मैंने अमेजोन का क्लोन बनाया था, इसको बस HTML CSS और JS सीख के बनाया था ये, और ये React.js के टाइम पे बनाया था, ठीक है। ये Node.js के लिए बनाया था, मतलब बैकएंड सीखने के लिए। और इसको मैंने फुल स्टैक के लिए बनाया था, इसको और इसको। और JS30 तो इसी को सीखने के लिए बनाया था। इतना मुझे याद है प्रोजेक्ट जो मैंने किए थे। मतलब सबसे पहले तो मैंने ये किया था JS30 गेम, HTML CSS JS सीख के। फिर मैंने इसके बाद ये अमेजोन का क्लोन बनाया था। फिर मैंने अमेजोन का क्लोन बनाने के बाद Node.js का ये फूड ऐप बनाया था, ताकि मतलब उसके बाद मैं Node.js, मैंने बताया कि मैं Node.js पढ़ने गई थी, तो उसके लिए मैंने फूड ऐप बनाया था। Node.js का थोड़ा बहुत यहाँ से नॉलेज हुआ, उसके बाद मैं React पे चली गई कि थोड़ा फ्रंट एंड ऐड करते, टेम्पलेट से काम नहीं चलेगा मेरा। तो फिर मैंने React पढ़ के इंटरटेनमेंट ऐप बनाया था। उसके बाद जब थोड़ा बहुत Node.js का नॉलेज हो गया, React.js का नॉलेज हुआ, तो सोचा कि फुल स्टैक प्रोजेक्ट बनाया जाए। तो फुल स्टैक में भी पहले तो मैंने इसको सीखा था कि कैसे बनाते हैं, और उसके बाद इसको रेफरेंस लेके मैंने खुद से URL शॉर्टनर ऐप बनाया था, फुल फ्लेश्ड खुद से। तो इस तरीके से मैंने प्रोजेक्ट्स का फ्लो था। तो तुम्हें समझ आ गया होगा कि कैसे कैसे करना है HTML CSS JS। उसके बाद मैंने जो तुम्हें बैकएंड का मन है वो यूज़ करो, मैंने Node.js यूज़ किया था। और उसके बाद आगे React.js पे चली गई, थोड़ा बहुत फ्रंट एंड समझ लिया, फिर उन दोनों को मिक्स किया। अब फुल स्टैक प्रोजेक्ट ही अब बनाते जा रही हूँ। उसके बाद मैंने Django पे भी फुल स्टैक प्रोजेक्ट बनाना चालू कर दिया था, बट वो बात की बात है, अभी का बिगिनर के लिए इतना काफ़ी है। हाँ, टाइम बहुत लगेगा, मैं ये नहीं बोलूँगी टाइम नहीं है, क्योंकि बहुत सारे टेक स्टैक है, प्रोजेक्ट करने में टाइम लगता है, समझने में टाइम लगता है, बहुत जगह अटकोगे जाओगे। तो कंक्लूजन भी आते हैं कि मैं यही सजेस्ट करूँगी कि अगर तुमने ये स्टार्ट किया, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया कि इसमें क्या क्या करना होता है, ताकि तुम्हें क्लियर मिल जाए कि तुम्हें कितना टाइम लगना है। क्योंकि ऑब्वियसली जब डॉक्यूमेंटेशन पढ़ते हैं बहुत सारी चीज़ें हमें समझ नहीं आती है, बहुत जगह सर्च करना पड़ता है। एक कोडर का दिमाग तो सर्च करने और डिबग करने में ही चला जाता है, तो टाइम तो लगेगा अगर तुम्हें ये करना है तो। अब तुम्हारे ऊपर है कि अगर फ्रंट एंड करना है तो फ्रंट एंड ही अच्छे से कर लो, बैक एंड करना है तो बैक एंड ही अच्छे से कर लो। अब मैंने तो फुल स्टैक का ही रोड मैप बताया है, तो फुल स्टैक करना है तो वो दोनों कर लो। लेकिन जब तुम फ्रंट एंड पे जाओगे ना, तो बैक एंड की हल्की फुल्की नॉलेज तो होगी ही तुम्हें, तो होनी भी चाहिए। कि कभी कभी हमें ऐसा लिखना होता है कुछ URL, हमें पता होना चाहिए कि हमारे बैकएंड से जो डेटा आने वाला है वो किस फॉर्मेट में आने वाला है, उसको एक्सेस कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें थोड़ा बहुत आइडिया रहता है तो अच्छा रहता है। तो अगर तुम मुझसे पूछोगे टाइम कितना लगेगा, अगर तुम डेडिकेटेडली करोगे तो तुम्हें 1 ईयर तो लग जाएगा। अगर मतलब डेडिकेटेड करोगे मेरे हिसाब से तो लग जाएगा 1 ईयर, क्योंकि मुझे टाइम लगा था। और मतलब मैं डेडिकेटेडली तो नहीं किया था, क्योंकि मेरा एकेड्स भी अलग से चल रहा था, कैंपस था। लेकिन अगर चाहोगे तो आराम से कर लोगे 8 to 12 मंथ्स में, अगर करना चाहो तो। और मतलब मैं अभी भी यही टिप्स दूंगी कि ज़्यादा प्लेलिस्ट फॉलो करने में टाइम वेस्ट मत करना। ये DSA नहीं है, इसमें जितना ज़्यादा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस रहेगा उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। क्लोन ही कर रहे हो कोई बात नहीं, क्लोन ही बनाओ, बट खुद से दिमाग दे के जितना हो सकता है खुद से करो। यही बस है कि जितना अच्छे से खुद से दिमाग दे के प्रोजेक्ट करोगे उतना अच्छा समझ आएगा, उतना अच्छा फर्दर प्रोजेक्ट्स करोगे ना, इन्हेंसमेंट होगी। एक फ़नी बात बताती हूँ, जब मैंने फ्रंट एंड सीखा था स्टार्ट में, तो मैं किसी तो क्लब में थी, तो उसमें मैंने कोड लिखा था। अब वो जो पेज था, वो एक ही पेज मुझे डिज़ाइन करने को मिला था फ्रंट एंड बनाने को, और रिएक्ट में था, और वो लाइव होने वाले थे, 3,000-4,000 लोग देखने वाले थे। बना तो दिया मैंने, लेकिन कल होके जब सीनियर आए थे तब उन्होंने पूछा कि ये कोड किसने लिखा। मैंने बोला मैंने। तो बोला उन्होंने कि इतना ख़राब कोड कोई कैसे लिख सकता है, क्योंकि उसमें मैंने क्लासेस के नाम इतने लंबे लंबे कुछ भी डिज़ाइनिंग कर दिया था।
तो स्टार्टिंग में सीरियसली किसी से नहीं होता है, बट होप्स मतलब धीरे धीरे करते करते आ जाता है। अब मैं जो कोड लिखती हूँ और जो मैं पहले कोड लिखती थी उसमें फार डिफरेंस है, क्योंकि मैंने इतने सारे प्रोजेक्ट्स कर लिए। तो आई विल सजेस्ट कि जब तुम वीडियोस देखते हो ना, तो दूसरों के कोड लिखने के तरीके भी समझ आते हैं तुम्हें, तो तुम प्रोजेक्ट्स करो और ज़्यादा सीखने पे फोकस करो। चलो, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, होप इट्स हेल्प्स, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।